नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत चौथे वेबिनार को किया संबोधित। अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर आयोजित वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुंचने की है जरूरत। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने झांसी में किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा कि प्रधानमंत्री ने मिट्टी की जांच का किया प्रबंध। बुंदेलखंड में खरीफ की खेती बढ़कर 11 लाख एकड़ और 16 लाख एकड़ में होती है अब रबी की खेती। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की 13वीं पुण्यतिथि पर कहा कि शुद्ध अनाज पैदा करने वाले किसान सर्वश्रेष्ठ। जीवन, पर्यावरण और प्रकृति को बचाना है तो मोटे अनाज को पैदा करना होगा। मोटे अनाज से ही आजीवन स्वास्थ्य की कल्पना को किया जा सकता है साकार। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष ने रविवार को राजस्थान करौली में पीएमईजीपी योजना के तहत 300 बी बॉक्स किया वितरित। 296 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण किया स्वीकृत। 25,000 नए रोजगार के अवसरों का होगा सृजन। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने 1 मार्च को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी का येलो अलर्ट किया जारी। मध्य और ऊंची पहाड़ियों पर बिजली गिरने और ओलावृष्टि की है संभावना। चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला में भारी बारिश और हो सकती है बर्फबारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए बजट के कई ऐतिहासिक योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि भारत में आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा गया है। आज पहली बार देश में बंजारा, घुमंतु, अर्धघुमंतु वर्ग के लिए वेलफेयर बोर्ड बना है। गांवों में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की सेवाओं को गांवों तक ले गए हैं। भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार गरीबों के दरवाजे तक जाकर सुविधाएं दे रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी सैचुरेशन की नीति की यही भावना है कि हम जितना हर एक के पास पहुंचेंगे उतना ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म होगा। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी।
उत्तर प्रदेश के झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने बुंदेलखंड किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने किया। 2 दिवसीय बुंदेलखंड किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्देश्य बुंदेलखंड में पोषक अनाजों और कृषि निर्यात की संभावना पर आधारित है। बुंदेलखंड के किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कृषि मंत्री और मेले में आए सभी किसानों ने किया। बुंदेलखंड किसान मेला उन सभी किसान उत्पादकों, थोक विक्रेताओं, आयात निर्यातकों और कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों जैसे कि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि सभी हितधारकों के लिए ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है। अपने व्यवसाय और गतिविधियों का विस्तार और विविधता लाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये आयोजन लाभकारी साबित होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में पोषक अनाजों जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, सांभा, कांगी, कोंदो, कुट्टी, चीनी को बढ़ावा देने में निर्यातकों का नया अवसर मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बुंदेलखंड में पहले खरीफ की खेती 8 लाख एकड़ में होती थी और अब 11 लाख एकड़ में होती है और रबी की खेती 14 से बढ़कर अब 16 लाख एकड़ में होती है। इस बुंदेलखंड में लगभग 8 लाख हेक्टेयर के भीतर खरीफ की खेती होती थी, आज वो बढ़ करके 11 लाख हेक्टेयर पर उसी योजना की वजह से पहुंची है और 14 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी की खेती होती थी, आज बढ़ करके वो 16 लाख से ऊपर पहुंची है। यह उस योजना का जो इफेक्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि उसमें हम लोगों ने पूरा पैसा इसके ऊपर खर्चा किया। जल संरक्षण का काम, सिंचाई सुविधा उसके लिए आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की सरकार ने दोनों ने मिलकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाई, जिससे कि आवागमन यहाँ का सुलभ हो गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यहां मनुष्य के शरीर की जांच के साथ साथ मिट्टी की जांच का भी प्रबंध किया है। अभी पैदा होगा जब गोबर गोमूत्र जो गाय और गोबर सब सड़कों पर छोड़े हैं उनका इकट्ठा करके जब अपने खेतों पर ले जाएंगे तभी उन्नत बढ़ेगा और तभी हमारी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सकेगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का ह्यूमस बढ़े, सभी जमीन की क्वालिटी में सुधार हो और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इस अभियान को शुरू किया कि जहां मानव शरीर की स्वास्थ्य की जांच होती है वहीं पर मिट्टी के जांच के लिए भी उन्होंने शुरू कराया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की 13वीं पुण्यतिथि पर कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने वाले और शुद्ध अनाज पैदा करने वाले किसान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, नदियां पवित्र हैं, पर्वत एवं वन संपदा से भरपूर यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। देश में सभी संपदाएं परिपूर्ण हैं, आवश्यकता इसके समुचित सदुपयोग की है। देश के वनवासियों ने ही हमारी वन संपदा, जल, जमीन, जानवरों तथा जल का संरक्षण एवं संवर्धन किया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण एवं प्रकृति बची हुई है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि जीवन, पर्यावरण और प्रकृति को बचाना है तो मोटे अनाजों को पैदा करना होगा। मोटे अनाज से ही आजीवन स्वास्थ्य की कल्पना को साकार किया जा सकता है। इसीलिए 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में परिभाषित किया है। श्री अन्न के उत्पादन से गोवंश का भी संरक्षण एवं संवर्धन होगा। उसके अपशिष्ट से खेती उत्तम होगी, उत्पादन शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, लागत कम होगी और उत्पादन अधिक होगा, मुनाफा अधिक होगा, जिससे हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने रविवार को राजस्थान करौली में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनी सहित 300 बी बॉक्स का वितरण किया। पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 296.19 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत कर देश भर के 3083 लाभार्थियों को 100.63 करोड़ रुपए मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित किया गया, जिससे लगभग 25,000 नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अर्थात पीएमईजीपी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके क्रियान्वयन के लिए
खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि PMEGP योजना के तहत अब तक लगभग 8 लाख से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसके तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित कर लगभग 63 लाख से ज्यादा लोगों को देश भर में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वीट क्रांति के लिए किए गए आह्वान के पश्चात रोजगार के नए अवसरों के सृजन, मधुमक्खी पालकों की आय में बढ़ोतरी और किसानों की फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी के उद्देश्य से KVIC द्वारा हनी मिशन लॉन्च किया गया। 17,570 मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण प्रदान कर मधुमक्खी कॉलोनी के साथ साथ 1.75 लाख मधुमक्खी बॉक्स का वितरण किया जा चुका है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पिछले दिनों आकांक्षी जिलों में 4000 ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन करके सामान्य जनसेवा केंद्र नेटवर्क के माध्यम से उद्यमशीलता और विभाग की अन्य लाभार्थी केंद्रित योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। उपस्थित लोगों को इन स्कीम के बारे में, साथ ही CSC के माध्यम से ही योजना पोर्टल पर कैसे आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। सामान्य जनसेवा केंद्रों से लगभग 2 लाख किसान जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शिविरों के माध्यम से जुड़े किसानों को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीमों के रूप में अब प्रजनन, कृषि उद्यमों और चारा उद्यमों का एक घटक है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण उद्यमशीलता बनाने में मदद करेगा और मवेशी, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, आहार और चारा क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं और पशुपालकों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में सहायता करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां सुपारी का भूसा, रेशा अब कई उत्पादन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और इससे बनने वाले वस्तुएं विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। यकीन नहीं होता तो आइए हम आपको परिचय कराते हैं शिवमोगा के एक ऐसे दंपत्ति से जो सुपारी के भूसे के रेशे को अपनी आय का जरिया बना लिया है और लंदन, यूरोप जैसे देशों में इसके लिए बड़ी मार्केट खड़ी कर दी है। पान सुपारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और कई शुभ अवसर और उत्सव पर अलग अलग तरीके से सुपारी और पान का इस्तेमाल होता है। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा में सुपारी की खेती एक बड़ा व्यवसाय है और पूरे देश में यहाँ से सुपारी खरीदी जाती है। लेकिन सुपारी के साथ जुड़ा एक नया व्यवसाय देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ये है सुरेश SR और उनकी पत्नी मैथिली, जो शिवमोगा में सुपारी के भूसे से बने रेशे से कई अनोखे उत्पाद तैयार कर रहे हैं और इसके जरिए वो कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं। सुरेश सुपारी के रेशे से खूबसूरत सजावट की चीजें जैसे ट्रे, प्लेट, हैंडबैग तैयार करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। इन चीजों की बाजार में खूब मांग है। हम सुपारी के भूसे को रिसाइकिल करके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें बनाते हैं। ये वस्तुएं सस्ती होने के साथ ही टिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। सुपारी के कचरे के निस्तारण की समस्या से निजात भी मिली है। हमारी बनाई हुई वस्तुओं की विदेशों में भी खूब डिमांड है। इससे हम अपनी सोच से ज्यादा बेहतर कमाई कर रहे हैं। अब तक सुपारी के रेशे को प्रदूषण और पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ माना जाता था, लेकिन सुरेश ने अब सुपारी के रेशे को सोने की राशि में बदल दिया है। इस रेशे से बनी चप्पलों की खूब मांग है क्योंकि वो स्वस्थ और कंफर्ट के लिए अच्छी मानी जा रही हैं। रेशे से लेदर के सामान बनाकर इससे वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं और जब ये बेकार होती हैं तो कूड़े के तौर पर पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती क्योंकि इस रेशे को बायोकेमिकल से ट्रीट किया जाता है। सुरेश को इस छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए केंद्र से 20 लाख रुपए का लोन भी मिला है। सुरेश की पत्नी भी उनके इस काम में खूब साथ देती हैं। मैं इस काम में हाथ बटाती हूँ। ये हमारे लिए स्वयं उद्योग का बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें बहुत लाभ मिलता है। सुरेश की इस पहल से अब दूसरे सुपारी उत्पादक किसान भी इसे आमदनी का जरिया मान रहे हैं
और खुद ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं। सुरेश के नवाचार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब विद्यालयों में इसे उदाहरण के तौर पर बच्चों को बताया जा रहा है। सुरेश के बढ़ते व्यवसाय और विदेशों में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को देखकर शिवमोगा के लोग इसे भूसे में सोना तलाश करने वाली बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जनपद फतेहपुर में इस साल बजट में खेल प्रतिभाओं, युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों के विकास एवं प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। बजट को काफी पसंद किया जा रहा है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। ये बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों के उम्मीदों के अनुरूप माना जा रहा है। बजट में मुख्यमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों और सड़कों का निर्माण, एक्सप्रेसवे, युवाओं से जुड़ी योजनाओं खासकर रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप योजना, बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन स्थलों का विकास, महिला सुरक्षा, किसान पर विशेष फोकस किया गया है। आकांक्षी जनपद फतेहपुर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी और ये बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप खरा उतरा है। सरकार ने बजट पेश किया है, वो आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है और उसमें एक निम्न स्तर का आदमी कैसे रह रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है, उसकी भी बारे में सरकार ने सोचा है। मध्यम वर्ग के बारे में भी बराबर सोचा है और फतेहपुर आकांक्षित जिला है तो उस वजह से इस जिले का विकास कैसे हो, इस बारे में भी सरकार ने बहुत अच्छे से सोचा है। सबके लिए बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा बजट आया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में हो या रोजगार में हो, स्वास्थ्य में हो, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हो, सड़क के लिए हो, खेल कूद के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इन सारे क्षेत्रों पर सरकार द्वारा इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, महिलाओं के लिए जैसे कि 3 PSC बटालियन का गठन, किसानों के लिए उनको विशेष पैकेज सुविधा, उनके उपकरण के लिए सुविधा और उनके जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए और जो KCC वगैरह है उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं दी गई। इसके बाद श्रमिकों के जो श्रमिक हैं हमारे जो निर्माण कार्य करते हैं उनके बच्चों के लिए 113 करोड़ रुपए की, जिसमें उनको तमाम प्रकार के उपकरण भी दिए जाएंगे और कानून के लिए भी। और फतेहपुर के स्टेडियम के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई है कि फतेहपुर का स्टेडियम और इधर हमारा जो चित्रकूट का लिंक एक्सप्रेसवे है उसके लिए 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रावधान किया गया है। योगी सरकार जी के द्वारा जो बजट उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है, मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और इसमें उन्होंने जो एक बात थी कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए जो सरकार ने कुछ न कुछ बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। समग्र शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ का लगभग बजट पास हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चों को ड्रेस, बस्ता और संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए भी बजट पर प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी बजट अलॉट किया गया है। जो विद्यालय पुराने बने हुए जर्जर हो गए हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी वर्गों के शिक्षण संस्थान के लिए व्यवस्था किया गया है इस बजट में। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसम की, जहां हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने आगामी 1 मार्च को राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्यम और ऊंची पहाड़ियों पर गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। पूर्व अनुमान के अनुसार चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं अब बात करते हैं मौसमी खेती की और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
काली मिर्च, तरबूज, लोबिया। खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हैं। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। किसान तरबूज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे अशाई यामातो। तरबूज की ये किस्म जापान से लाई गई है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका वजन 7 से 8 किलो तक होता है। फल के ऊपरी छिलके का रंग हल्का हरा और धारी युक्त होता है। गूदे का रंग गहरा गुलाबी। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर में इसकी 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा किसान तरबूज की शुगर बेबी किस्म भी लगा सकते हैं। इसका फल गोल होता है, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक होता है। इसके छिलके का रंग नीला, काला और गूदे का रंग लाल होता है। इसका फल अधिक मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में इसकी औसतन 150 क्विंटल तक फसल हो जाती है। इनके अलावा पूसा बेदाना किस्म भी लगाई जा सकती है। ये बीज रहित किस्म है। इसका गूदा गुलाबी मीठा होता है। तरबूज की अर्का ज्योति किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इसका फल 6 से 8 किलो तक होता है। फल के छिलके का रंग हल्का हरा होता है, जिस पर गहरी हरी धारियां होती हैं। गूदे का रंग गहरा गुलाबी और स्वाद बहुत मीठा होता है। अर्का मानिक किस्म की बुआई भी की जा सकती है। इसका फल अंडाकार होता है, जिसका वजन औसतन 7 से 8 किलो तक होता है। छिलके का रंग हरा और धारी युक्त होता है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद अंकुरण के बाद लगभग हर सप्ताह सिंचाई करें। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। जब फल पक रहे हो तो बहुत सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। पीएम ने शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया है, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने बयान आए हैं, पर शराब पॉलिसी के ऊपर किसी भी आप नेता ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शराब घोटाले के आरोपों का जवाब नहीं दे रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया। हाई कोर्ट ने सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकराया। कोर्ट ने कहा है कि योजना राष्ट्रीय हित में और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में संजय शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें कल आतंकवादियों ने उस समय गोली मार दी थी जब वो बाजार जा रहे थे। कश्मीरी पंडित समुदाय में उनकी हत्या को लेकर काफी रोष है। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि चिकित्सा भारत में सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 19वें सर गंगाराम व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के फैसलों को चुनौती देने वाले मामलों या नीट से जुड़े मामले मेरी बेंच के पास पहुंच गए हैं। मेघालय के मेघथेंगकुट में इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया है। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच सुबह से मतदान लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर चुनाव आयोग की इस पहल को हर कोई सराह रहा है। और किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। आपको बता दें